हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक। ऑब्वियसली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इलेक्शन कूपन कोड, ये मॉडल पोर्टफोलियोज पे चल रहा है। मॉडल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस हमने 30 अप्रैल तक का लाइव कर दिया है अपनी वेबसाइट investin.in। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं या सब्सक्राइबर हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन चेक कि हाउ विद रिस्पेक्ट टू रिस्क हमारा परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल पोर्टफोलियोज का कैसा रहा है, राइट, विद बोथ म्यूचुअल फंड्स, ETF एंड स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज। तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, इलेक्शन कूपन कोड चल रहा है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं 33% डिस्काउंट, 1/3 प्राइस कट हो जाएगा। और अगर आप मोर देन वन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी यू कैन गेट फॉर हायर डिस्काउंट। तो सबसे पहले यूएस जोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव रहा मार्केट फ्राइडे की तरह। थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन में ओवरऑल मार्केट्स रहा। रिजल्ट्स भी थोड़े कुछ ऐसा मेजर नेगेटिव बेसिकली नहीं आ रहा था। जैसे मैंने आपको शायद थर्सडे को मैंने वीडियो बनाया था तो तब भी ये बात की थी कि ओवरऑल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ओवरऑल अबव एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं अभी तक मोस्टली। तो दैट इज ऑल्सो वेइंग ऑन इट। ठीक है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो फ्राइडे की रैली और जो कल की जो थोड़ा पॉजिटिवनेस रही यूएस मार्केट में, वो रही वहाँ के लेबर जो डेटा आता है, जिसमें पता चलता है कि कितने नए लोगों को लास्ट मंथ में या फिर 2 वीक्स में, अलग अलग टाइप के डेटा आते हैं, तो उसमें कितने लोगों को नया जॉब मिला। ठीक है, तो वो जो डेटा आया ना अप्रैल का, उसमें बिलो एक्सपेक्टेशन जो था वो अराउंड 2.4 लाख नए जॉब्स जनरेट करने का एक्सपेक्टेशन था, बट हुए शायद अराउंड 1.1 लाख जॉब्स कुछ जनरेट हुए। लास्ट मंथ ये मार्च में कुछ 3 लाख प्लस जॉब्स जनरेट हुए थे। तो इससे होता क्या है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बहुत। ठीक है, और ये शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट प्लीज़ अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा आपको। तो बेसिकली अब आप सिंपल चीज़ है, अगर इंडिया में कोई बोले कि क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, या जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। बट यूएस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यूएस में अगर नंबर आता है कि जीडीपी ने ग्रोथ नहीं किया तो मार्केट पॉजिटिव लेता है उसको। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो मार्केट कहता है अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो यही हुआ फ्राइडे को, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मार्केट ने कहा अरे वाह वो बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, और उसका रीज़न यही है क्योंकि मार्केट को पता है कि यूएस फेड जो कि वहाँ का आरबीआई है, वो इस नंबर को फोकस कर रहा है कि भाई 2 नंबर फोकस कर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कैसा है और दूसरा ग्रोथ कैसा है मार्केट में। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ कैसा है, विच इंक्लूड्स जॉब ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो दोनों चीज़ें देख रहा है। अगर इन्फ्लेशन कम ज़्यादा नहीं हो रहा है और ग्रोथ भी है, राइट, तो वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। दैट इज द मार्केट एक्सपेक्टेशन, और इसलिए वो एक्सपेक्टेशन डिले होती जा रही है। पहले ये बात हो रही थी कि मई में होंगे, पहले उससे 1-2 साल, 1-1.5 साल, 1 साल पहले तो ये हो रहा था कि भाई 2024 के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे, फिर ये हो गया जून में होंगे, अब ये हो रहा है कि भाई सितंबर अक्टूबर में होंगे। तो जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ कुछ आती है इकोनॉमी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो वो मार्केट पॉजिटिव मानता है। मार्केट को लगता है अच्छा यार चलो स्लो हो गया ना, अब इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से वहां पर ट्रेजरी यील्ड जो है वो 4.6 प्लस चल रही थी, राइट, तो वो 4.49 आ गई है। तो थोड़ी 4.5 से थोड़ी कम हो गई है। तो एक्सपेक्टेशन हो गई है फिर से कि भाई शायद रेट कट हो जाएगा, 1-2 तो हो जाएगा इस ईयर 2024 में। तो इसकी वजह से मार्केट थोड़े पॉजिटिव रहे, और एज आई सेड रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो वो भी एक टेलविंड है ही। ठीक है, इन यूएस मार्केट। और यही चीज़ जो है यूरोपियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्टेशन वो काफ़ी साथ साथ चलते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ रही। फिर रेड सी का जो डिसरप्शन है वो अभी भी थोड़ा सा, मतलब मर्स्क की रिपोर्ट आई है कि अभी भी जो है उसमें एक वरीइंग साइन है, वर्सनिंग हो रहा है, डिसरप्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। और मतलब इसके बारे में शायद ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट मतलब दे आर सेइंग कि रिस्क जोन जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, अटैक्स जो है वो और ज़्यादा जो है एक्सपैंड हो रहे हैं, और उसकी वजह से एक लंबा रूट जो है मोस्ट ऑफ द वेसल्स को लेना पड़ रहा है, जर्नी जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन में। बहुत ज़्यादा ऑयल
वहाँ से ट्रैवल करता है, स्पेशली यूरोप से एशिया का जो कनेक्ट है वो वहीं से है, राइट। तो इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको हमें थोड़ा सा और क्लोजली वॉच करना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट होती है। जैसे हमारा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इश्यूज कितने ज़्यादा हुए थे, मतलब वो तो खैर उधर था रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी इम्पैक्ट करती हैं और ये कॉस्ट भी बढ़ाती है, राइट। हमारे स्पेशली कंपनीज विच आर इम्पोर्टिंग अ लॉट और एक्सपोर्टिंग अ लॉट, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इंडिया का सर्विस पीएमआई नंबर भी आ गया फ्राइडे को, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर बताया था, सर्विस पीएमआई नंबर भी बहुत इंकरेजिंग है, 60.8 है, 60 प्लस है। एनीथिंग अबव 50 मीन्स एक्सपेंशन, जस्ट आई एम टेलिंग यू। और इंडिया तो कंसिस्टेंटली 57 से ऊपर है अगर हम मई से एक साल से देखें तो, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, मतलब शायद हेडलाइंस ऐसी आएंगी कि 61.2 था लास्ट मंथ और अब 60.8 हुआ है, तो गिर गया है, ये है। बट आई एम टेलिंग यू ये सब बहुत छोटे फैक्टर होता है, काफ़ी सब्जेक्टिव नंबर होता है ये, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है ये 0.2 0.3 हेयर एंड देयर शुड नॉट कंसर्न अस, राइट। अगर हाँ मेजर चेंजेस हैं कि 55 से नीचे होता है, 52 53 54 से नीचे होता है, तो डेफिनेटली वी शुड बी कंसर्न, बट अदरवाइज इट लुक्स वेरी हेल्दी ओवरऑल। हमारा एक्सपोर्ट भी जो है, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट भी जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, 4.5% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इन FY24, इवन विद ऑल दीज मैक्रो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इशूज एंड स्लो डाउन इन इकोनॉमीज, तो उसमें उसके बाद भी वो इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज डूइंग वेरी वेल। एक और रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट्स ऑफ FY24 को बढ़ाया, तो ये लास्ट ईयर शायद S&P ने बढ़ाया था, फिर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ आती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7.1% रखा है इंडिया का जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ इन FY25। पहले उन्होंने 6.5 दिया था, तो काफ़ी बड़ा एक अपग्रेड दिया है। तो सबसे हाईएस्ट अभी तक SBI का है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, बोल सकते हो, लेकिन आरबीआई गवर्नमेंट नहीं है खैर बट वो 7% उन्होंने आरबीआई ने दिया है, SBI ने 8% दिया है। अब इन्होंने इंडिया रेटिंग्स जो है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, उन्होंने 7.1% दिया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है ICEMA की, ICEMA बेसिकली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की एक एसोसिएशन है। उन्होंने बोला है कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है ना, 26% से उसमें सेल इंक्रीज हुई है, 26% से वॉल्यूम ग्रोथ। उन्होंने कहा कि भाई 1,35,650 यूनिट्स जो हैं वेरियस कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ये सारे होते हैं ना, क्रेन्स वगैरह सब जो बात करते हैं, वो 1,35,000 यूनिट्स से ज़्यादा बिके, जो कि लास्ट ईयर 1,07,000 लाख यूनिट, राइट। तो ये लैक्स में है नंबर, 1,07,000 यूनिट्स जो है वो बिके। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त नंबर है। अर्थ मूविंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो सेगमेंट है, उसके 93,000 यूनिट जो है FY24 में बिके अर्थ मूविंग के। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो उसका मतलब ओवरऑल ग्रोथ 21% का रहा। और अगर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करें, पिक एंड कैरी क्रेन्स की बात करें, टेली हैंडलर्स की बात करें, राइट, तो वो भी 61% का उन्होंने सेल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है ये, राइट। फिर कंक्रीट इक्विपमेंट करें, जैसे कंक्रीट मिक्सर्स, बैचिंग प्लांट्स, कंक्रीट पंप्स, ये भी 19% से इंक्रीज हुआ है। तो पॉइंट है, ये नंबर्स क्लियरली क्या बोलते हैं, राइट। ये नंबर्स बता रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर, राइट, और हमारा इंफ्रा सेगमेंट, हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हमारा रोड सेगमेंट, राइट, हमारा हाईवेज सेगमेंट, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। क्योंकि ये डायरेक्ट कोरिलेशन है इसका, कि भाई इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं, या तो रोड बन रही है या भाई बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो इकोनॉमी कैसे मतलब फ्यूल हो रही है, वो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप स्टॉक एनालिसिस करते हो, सेक्टर एनालिसिस करते हो, ठीक है। अच्छा, ये एक और न्यूज़ मिली मुझे लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर। एक्चुअली कल परसों ही मेरा कल ही एक टाइटन का रिजल्ट आया था, आई थिंक मंडे को आया था शायद, राइट। तो उसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी हो रहा था टाइटन के रिजल्ट्स के ऊपर। तो हमें ऐसा डिस्कशन होते होते लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर डिस्कशन चला गया कि यार इसका क्या स्कोप है। मतलब आई वांट टू फ्रॉम यू ऑल्सो, अगर आप सब ने किसी ने खरीदा है या किसी ने कुछ समझा है इसको, मतलब मैंने बहुत स्टडी नहीं की है, बट एक रिपोर्ट आई थी अभी कि लैब ग्रोन डायमंड का एक्सपोर्ट इंडिया से 7 to 9% का हो सकता है। $1.5 बिलियन तक का लैब ग्रोन डायमंड्स का एक्सपोर्ट इंडिया से हो सकता है, राइट। और ये कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जबकि उन्होंने बोला है कि ओवरऑल जो FY24 में
एक्सपोर्ट जो है 16% से गिरा है, 16% से गिरा है, बट उन्होंने कहा है वो गिरा इसलिए क्योंकि डिक्लाइन हो रहे हैं प्राइजेस और वॉल्यूम बट ग्रो हो रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है ऑलमोस्ट 3 मिलियन लैब ग्रोन डायमंड जो है वो बनाता है और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है लैब ग्रोन डायमंड्स में आफ्टर चाइना। तो मुझे ये समझना है आप लोगों से कि आपने कभी यूज़ किया है, समझा है कि ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है एक नेचुरल डायमंड में, लैब ग्रोन डायमंड में, कितना कॉस्ट डिफरेंस है आपके हिसाब से, और इज दिस अ फ्यूचर, क्या क्या मतलब लैब नेचुरल डायमंड और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर, तो इज दिस द फ्यूचर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपका कुछ व्यू है तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट्स में इसका एक ठीक ठाक एलोकेशंस रहते हैं और अच्छा खासा मार्जिन रहता है डायमंड ज्वेलरी पे, तो ये सब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो कोटक महिंद्रा का शेयर, एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि 5% बढ़ा क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल देखा जा रहा है वो डिपॉजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका डिपॉजिट वॉर चल रहा है कि सब डिपॉजिट्स लेने की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ तो है ही मार्केट में, वो सभी ग्रो कर रहे हैं, बट डिपॉजिट जो है वो थोड़े आराम से नहीं मिल रहे हैं। इनका डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, डिपॉजिट ग्रोथ 24% बढ़ा, जबकि क्रेडिट ग्रोथ जो है 18% बढ़ा, 10% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हुआ है डिपॉजिट ग्रोथ। तो वो मेरे को लगता है कि वो ज़बरदस्त इनका इम्पैक्ट रिजल्ट रहा। ओवरऑल सारे ही नंबर्स अगर हम देखें फ्रॉम एनआईएम परस्पेक्टिव, उनकी एनआईआई परस्पेक्टिव, राइट, ओवरऑल पैट परस्पेक्टिव, सब नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे इंक्रीज हुए हैं। इवन एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.39% ही रहा, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1.73% था। तो हर चीज़ के हिसाब से काफ़ी एक नंबर ज़बरदस्त रिजल्ट जो है कोटक ने दिया है, इवन विद ऑल द रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड इश्यूज जो आरबीआई ने उनको रेज किए हैं, और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्शन भी लिया है उनके ऊपर, क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया और नए अकाउंट्स ऑनलाइन नए अकाउंट खोलने बंद कर दिए, तो वो भी रहा है। बट स्टिल आई थिंक दीज नंबर्स विल बी पॉजिटिव, और अगर ये चीज़ जल्दी सॉल्व कर देते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन आरबीआई के वो जल्दी उठ जाते हैं इनसे, जबकि मोस्टली हमने देखा है कि 4 to 6 मंथ लगते हैं कंपनी को करने के लिए, बट अगर वो जल्दी हो जाता है तो आई थिंक थिंग्स शुड बी गुड, राइट, इट कैन बी इंटरेस्टिंग स्टॉक। पेटीएम का शेयर भी 5% गिरा, ऑफकोर्स मेजरली आपको पता ही होगा, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भावेश गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं कंपनी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, पर्सनल रीजन दिया है, बट ऑफकोर्स अब जब कंपनी इज नॉट डूइंग वेल और इस तरह के रेजिग्नेशन आते हैं तो ऑफकोर्स एक राइज उठती ही है। और पेटीएम मनी के सीईओ ने भी अभी जो है रिजाइन किया था, तो वो भी दो चीज़ें, एक दो बड़े बड़े लीडरशिप पोजीशन जो हैं वो चेंज हुई हैं, दैट्स व्हाई आई थिंक थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। सीडीएसएल ने नंबर दिया कि 1.09 करोड़ डीमैट अकाउंट्स उन्होंने इस क्वार्टर में खोले हैं, 1.09 करोड़, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इक्विटी इन्वेस्टिंग में। आई होप दैट इट इज नॉट इन्वेस्टिंग इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग, आई होप इट इज फॉर इन्वेस्टिंग, बट ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बहुत बड़ा उन्होंने कहा है कंट्रीब्यूशन है, राइट, फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग इट, वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग, अभी हम राजकोट गए थे कुछ टाइम पहले, ठीक है, और छोटे टाउन्स में, एक आध दो छोटे टाउन्स में और गया था मैं, महाराष्ट्र के रिसेंटली जबलपुर गया रिसेंटली, तो कुछ कुछ छोटे टाउन्स में गया, वहाँ पर डिस्कशंस हुए किसी किसी के क्लाइंट्स के साथ भी और कुछ फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ भी, तो ये चीज़ हो रही है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, वी आर सीइंग दैट, राइट, रिजल्ट्स भी सीडीएसएल के वो बता रहे हैं, राइट, नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा ग्रो हुआ है। अगर हम Q4 से बात करें तो FY23 के 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब 97 करोड़ का हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, राइट। अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 99 करोड़ की थी, 185 करोड़ की हो गई है, ऑलमोस्ट डबल, राइट। तो ईपीएस भी स्टॉक का ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ था, ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है मतलब इतना ज़बरदस्त ऐसा ग्रोथ नहीं है, Q1 से लेके Q4 तक वो ठीक ठाक ग्रोथ है एटलीस्ट प्रॉफिट्स में, बट इनकम जो है कंसिस्टेंटली कंपनी का बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ये मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर मोर एंड मोर पीपल इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। गुजरात फ्लोरोकेमिकल का रिजल्ट आया, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दे आर फेसिंग, ये लास्ट क्वार्टर की भी बात थी कि ओवरऑल केमिकल सेक्टर में एक डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स because of the competition from China, and they also face that very significantly, right, and dumping by China on various chemicals, फिर cost जो है lower, overall prices जो है chemicals के worldwide बहुत कम हो गए हैं as compared to 1-2 साल पहले, right। तो
they are facing a lot of challenges from that perspective. The government is also not very keen to put too many restriction on chemicals imports because they are a raw material to so many different products. तो अगर वो एक ही कंपनी या दो कंपनी के भरोसे वो नहीं करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हैं, तो इनको वो थोड़े से एक ऐसी सिचुएशन में है कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी वेल, ठीक है। और उसकी वजह से Q1 टू Q4 का रिजल्ट जो है वो, जैसा मैंने बोला Q3 का रिजल्ट था, Q3 से तो ऑफ कोर्स बेटर हुआ है। Q on Q कंपनी हैज़ डन वेल, 14% का अप, प्रॉफिट भी 26% अप हुआ है Q on Q तो। बट ईयर ऑन ईयर जो है उसकी ज़्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि हर क्वार्टर अलग होता है, थोड़ा सीजनलिटी भी होती है, थोड़े क्वार्टर एंड की भी चीज़ें होती हैं। ईयर ऑन ईयर जो है 23% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है अगर हम Q4 की बात करें तो, और 70% ऑलमोस्ट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। एज आई सेड दिस इज वेरी सिमिलर टू लास्ट, हाँ जैसे हुआ, ठीक है। और सभी उनके सेगमेंट्स, बल्क केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर्स, आई एम श्योर आपने अगर मेरा वीडियो देखा है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का, कि हाउ दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन बैटरी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ्लोरोपॉलीमर्स पे उनका पूरा फोकस है, और उनका पूरा जो सप्लाई चेन है बल्क केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स, वो पूरा फ्लोरोपॉलीमर्स पे फोकस्ड है, एंड दे वांट टू बी बिग इन फ्लोरोपॉलीमर्स। तो उसमें भी जो है मतलब दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल एटलीस्ट इन लास्ट 1 ईयर या 3-4 मंथ्स एटलीस्ट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सब में वो चीज़ें थोड़ी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, राइट। तो वो डी स्टॉकिंग की बात हो रही है, प्राइजेज रिमेन्स लगिश, एज आई सेड ये एक्सेस कैपेसिटी की बात हो रही है विद द वेरियस क्लाइंट्स, तो वो सारी चीज़ों की बात हो रही है और इस तरह से वो चीज़ें चल रही है। सीजी पावर और इंडस्ट्रियल, राइट, सीजी पावर का रिजल्ट आया तो अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हुई है, स्पेशली आफ्टर सेमीकंडक्टर प्लांट का जो उनको अप्रूवल मिला है, आई थिंक आसाम में सेटअप कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है, गुजरात में आई थिंक सेटअप कर रहे हैं वो, राइट। तो उसके बाद काफ़ी टाइम से भी अच्छा चल रहा है वो, राइट, बिकॉज पावर इक्विपमेंट्स में हैं और पावर सेक्टर तो आप सब जानते ही हैं कैसा कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल रिजल्ट हैव बीन गुड ईयर ऑन ईयर जो है। अगर हम पैट की बात करें तो 11% ईयर ऑन ईयर जो है वो, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट 11% ग्रो हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट स्टैंड अलोन पर्सपेक्टिव से, इवन ऑन कंसोलिडेटेड पर्सपेक्टिव से पैट जो है नहीं बढ़ा, बट सेल जो है वो ठीक ठाक बढ़ी है। सेल जो है Q4 में 17% ग्रो हुआ है, ठीक है, और इवन एबिटा है जो ग्रोन वेरी वेल, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट आई थिंक ओवरऑल अगर हम बात करें फ्रॉम टैक्स वगैरह के हिसाब से तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल वगैरह में उनके शायद रहे हैं। ऑर्डर बुक हैज़ ऑल्सो डन वेल, 45% का ऑर्डर बुक जो है कंपनी का इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंगली अगर हम टॉप लाइन नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर वी विल सी मोर एंड अंडरस्टैंड कि पैट में क्या इशू रहा, तो पैट क्यों नहीं ग्रो हुआ, बट ओवरऑल अगर हम सेल्स की बात करें, एबिटा की बात करें, उनका ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें, राइट, और उनका जिस तरह का सेगमेंटेशन और जिस तरह से वो सेमीकंडक्टर वगैरह में थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो सब चीज़ों के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो एक अच्छा उनके पास बैकअप भी है। मैरिको का रिजल्ट आया तो मतलब आई थिंक टिल द टाइम मेरे को लगता है कि सिर्फ डाबर के रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं FMCG में। बाकी सबके रिजल्ट्स जो हैं वो वॉल्यूम वाइज सिर्फ 3% का ही वॉल्यूम ग्रोथ था मैरिको का। रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ा Q4 में, और अगर हम ओवरऑल FY24 में देखें तो एक्चुअली नेगेटिव है। पैट में देखें तो पैट 14% हुआ FY24 में, अगर हम Q4 की बात करें तो सिर्फ 5% का ही पैट ग्रोथ हुआ है, राइट। तो अगर उन्होंने मेजरली फोकस, दे आर डूइंग लॉट ऑफ फोकस ऑन फूड बिजनेस ऑफ देयर्स, राइट। तो वो कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली जो सफोला उनका बिजनेस है, तो पैराशूट है उनका, बाकी हेयर ऑयल्स है, राइट, तो वो बड़ा है, बट दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन देयर फूड बिजनेस एंड दे आर सेइंग कि वी वांट टू इंक्रीज इट शेयर फ्रॉम 20 to 25%, एंड दैट इज गिविंग अस गुड ग्रोथ। उसमें 24% का ग्रोथ हुआ भी है, वैल्यू ग्रोथ इन दैट। इवन गोदरेज कंज्यूमर ने रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं दिया है, रेवेन्यू सिर्फ 6% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा, और प्रॉफिट्स तो नेगेटिव थे, मतलब बिकॉज दे हैव बुक्ड एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 2375 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल लॉस बुक किया। उनकी कोई सब्सिडरी है आई थिंक, उसमें कुछ इम्पेयरमेंट कुछ चीज़ें उन्होंने बुक की हैं। एज आई सेड मोर डिटेल्स आई विल सी कि इफ वी कैन मेक अ वीडियो और एटलीस्ट पुट अ नोट ऑन इट, और डेफिनेटली हमारे स्टॉकोमीटर पे 5G में तो अपडेट होगा ही। गुजरात गैस का भी रिजल्ट आया, Q-on-Q रिजल्ट मतलब अच्छा रहा। रेवेन्यू ओवरऑल जो है 5% से ही ओवरऑल ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगेन स्लो एंड स्टडी, आई थिंक स्लो एंड स्टडी कंपनी है,
मोर एंड मोर डेफिनेटली जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है फ्यूचर में कि भाई दे वांट टू मेक पाइपलाइन ड्रिवन गैस, मतलब जो उन्होंने उज्ज्वला में किया है राइट, वैसा दे वांट टू डू इट पाइपलाइन, तो दे वांट टू मेक अ पाइपलाइन ड्रिवन गैस। तो आई एम श्योर दीज कंपनीज शुड डू वेल। दीज जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मानी जाती हैं, CGD मानी जाती हैं, तो they should have a good future, I think, right? But again, PSUs and all those things and competition and how things work, license based रहता है चीज़ें, तो how things work and how open things will be, तो definitely we will have to look, but definitely a company which we should track because government has a lot of focus in this segment. रिजल्ट जो आ जाएंगे विच वी आर गोइंग टू ट्रैक, एक डॉक्टर रेड्डीज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रैक, आई थिंक हमारे पोर्टफोलियो में भी है एक PB फिनटेक, JSW एनर्जी, वोल्टास डेफिनेटली विल ट्रैक, स्पेशली AC सेगमेंट कैसा कर रहा है उनका, नवीन फ्लोरिन अगेन केमिकल सेक्टर है, हाउ थिंग्स आर, व्हाट आर द डिफरेंट कमेंट्रीज, तो विल चेक, पिडिलाइट ऑल्सो वी विल टेक, तो दीज आर द स्टॉक्स वी विल डेफिनेटली ट्रैक। अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की, तो आज का नॉलेज सेक्शन इज मेजरली बेसिकली क्विक अपडेट ऑन बर्कशायर एनुअल मीटिंग, ठीक है। तो वॉरेन बफे जी थे, फर्स्ट मीटिंग आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम जिसमें चार्ली मंगर जी नहीं थे, तो हिज आई थिंक इट वाज वेरी, हिज एब्सेंस वाज फेल्ट अक्रॉस एंड बट लेट्स टॉक अबाउट द की टेक अवेज राइट। तो क्या क्या बात हुई और क्या क्या चीज़ें मेजरली मिस्टर वॉरेन बफे ने बोली इन द एनुअल मीटिंग्स, तो वो चीज़ें हम कुछ चीज़ें बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो बेसिकली उन्होंने एक तो मतलब डेट और इन्फ्लेशन, यूएस के डेट की बात की, क्योंकि सब बात हो रही है कि यूएस में डेट बहुत बढ़ रहा है भाई, अलग अलग नंबर्स आते हैं राइट, $35 ट्रिलियन, $34 ट्रिलियन का डेट है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट क्वांटिटी ऑफ नेशनल डेट, उन्होंने कहा कि मेरा जो वरी है वो उसका इंक्रीज है, वो है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। तो उन्होंने कहा कि डॉलर जो है एज अ रिजर्व करेंसी का अभी तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट पे फोकस होना चाहिए। उन्होंने जेरोमी पावल की काफ़ी तारीफ की, मतलब उन्होंने कहा कि ही हैज़ मैनेज्ड मॉनेटरी पॉलिसी वेरी वेल, बट मतलब आई थिंक एक इम्प्लिसिटली उन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट इज नॉट मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट वेरी वेल। मतलब जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पता है ना आपको, कितना टैक्स आया, कितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, तो वो है, और अगर खर्चा ज़्यादा हुआ है, इनकम कम है, तो वो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस तरह का डेफिसिट होता है, तो उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। कुछ इन्वेस्टमेंट लेसन उन्होंने जो दिए, उन्होंने कहा कि भाई वाई वी, हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट टेनेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग मिस्टेक, वी हैव ट्राइड टू अवॉइड मिस्टेक। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं की, तो एग्जैक्ट वर्ड्स, समटाइम्स वी हैव डन थिंग्स दैट वर बिग मिस्टेक्स बट वी नेवर गेट क्लोज टू फेटल मिस्टेक्स। ब्लंडर्स नहीं करने हैं आपको, मतलब वही मैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, बहुत सारे अभी लास्ट वीक भी 2 या 3 बात अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं, बहुत डिटेल 3-3 4-4 घंटे के डिस्कशंस होते हैं। तो यही डिस्कशंस होते हैं कि अगर आप मतलब काफ़ी लाख, जैसे एक 50-55 ईयर ओल्ड के लोग भी आते हैं, 60 के भी आते हैं, कभी कभी 65 के भी आते हैं, और कुछ 34-35 के भी आते हैं, तो सब अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं। तो इसमें यही चीज़ें रियलाइज़ होती है मुझे कि जो 50-55 के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, दे हैव डन क्रिएटेड गुड कॉर्पस, इवन दो उनका कुछ इक्विटी एलोकेशन बहुत ज़बरदस्त नहीं है, सब कुछ ऐसा, बट दे हैव डन लेस मिस्टेक्स राइट। तो मतलब LIC की पॉलिसीज नहीं ली, किसी को ज़्यादा लोन नहीं दिए, फ्रेंड्स को नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब ऐसे सब गलतियाँ नहीं की राइट। तो बहुत कम गलतियाँ, ट्रेडिंग वगैरह में पैसा नहीं खोया, तो इस तरह की गलतियाँ नहीं की। तो डोंट मेक फेटल मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये राइट। और उन्होंने एक और चीज़ बोली इसी में कि चार्ली एंड आई मेड डिसीजंस एक्सट्रीमली फास्ट बट ईयर्स ऑफ थिंकिंग्स अबाउट द पैरामीटर दैट वुड एनेबल अस टू मेक थिंग्स राइट। तो आप थिंकिंग फास्ट जब ही कर पा सकते हो जब आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस हो लंबा, कि भाई हम ये पैरामीटर देखते हैं और इसकी वजह से हम फास्ट डिसीजन ले पाते हैं, तो वो भी ज़रूरी है ठीक है। तो इसलिए क्विक डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप चेक ही ढंग से नहीं करो, तो उन्होंने कहा हम चेक करते हैं बट हमारा वो सेट हो गया है सिस्टम इतना कि हम उसकी वजह से जल्दी कर पाते हैं। इन्वेस्टिंग इन इंडिया के ऊपर भी बात हुई, तो उन्होंने मतलब बोला है कि इट मे बी एन अनएक्सप्लोर्ड अनअटेंडेड अपॉर्चुनिटी, बट उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो एडवांटेज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, डिपेंड्स ऑन क्या कहते हैं, मतलब द पीपल विच आई हैव राइट, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया उसको। फिर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात की, भाई यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगेन ये इंडिया स्पेसिफिक आप बात करें, अगर आप इंडिया में हैं तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस आप इंडिया स्पेसिफिक बात करें, यूएस के नहीं। तो
आप अगर एक इन्वेस्टर हैं इंडिया में हैं तो इस तरह की आपको, मेरे को लगता है आपको भी यही सोचना चाहिए। तो उन्होंने एक क्लियर वर्ड जो एग्जैक्ट, वी हैव प्रिफर्ड टू लार्जली इन्वेस्ट इन यूएस, कंपनीज हियर आर अनमैच्ड, वी डिड कमिट टू जापान बिकॉज इट वाज ओवरवेलमिंगली कंपेलिंग। तो उन्होंने जापान में चार कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज ऑफ सीवियर अंडर वैल्यूएशन। उन्होंने BYD जो चाइनीज वन कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, बट मेजरली ही सेड कि हिज इन्वेस्टमेंट इज इन यूएस। तो ऑलवेज आई टेल अगेन दिस थिंग, इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू शुड ऑल्सो बी फोकस बिकॉज यू नो दिस मार्केट बेटर देन अदर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बोला, तो उन्होंने मतलब इसको तो मोर और लेस स्कैम टाइप वर्ड ही यूज़ कर दिया उन्होंने। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो, उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उसकी एनालॉजी दी कि जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वी लेट अ जीनी आउट ऑफ द बॉटल बाय डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वी हैव लेट अ जीनी आउट ऑफ द बॉटल बाय डेवलपिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उनको लगता है कि इट विल डिस्प्लेस लेबर, और उन्होंने लेबर इंटेंसिव जो है वर्क जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो दैट वाज हिज व्यू ऑन इट। कैपिटल एलोकेशन की बात की तो उनके पास अब कैश जो है वो $200 बिलियन का हो जाएगा, $200 बिलियन का कैश है उनके पास। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई, उससे पूछा कि भाई इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा वी वुड लव टू स्पेंड इट बट वी वोंट स्पेंड इट अनलेस वी थिंक दे आर डूइंग समथिंग दैट हैज वेरी लिटिल रिस्क एंड कैन मेक लॉट ऑफ। तो उन्होंने कहा कि हम स्पेंड करेंगे बट जब ही करेंगे जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिल चले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, $200 बिलियन का आप कैश लेके बैठे हो। ठीक है, और मतलब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। और उन्होंने ये भी पूछा कि डिविडेंड देंगे क्या, उन्होंने कहा कि बर्कशायर डज नॉट पे डिविडेंड्स। बफेट सेड लास्ट टाइम बर्कशायर पे डिविडेंड वाज इन 1968 एंड आई मस्ट हैव बीन इन रेस्ट रूम देन। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विप्स बताते हैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच में। बट मतलब आप समझो कि कैसे कैपिटल एलोकेशन कंपनी मैनेज करती है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की अलग सोच है कंपनी की, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी है। एक और लास्ट में मैं तो बताता हूँ कि उन्होंने जो कुछ रोल ऑफ लक उन्होंने जो बोला, काफ़ी बार मैंने शायद एक दो और भी इसके ऊपर बात की है, बट यहाँ पर बात की है तो मेरे को लगा मैं भी बता देता हूँ। माई ग्रेट स्किल हैज़ बीन अवॉइडिंग बैड लक। इफ समवन हैड टोल्ड मी आई वुड लिव टू 90 आई वुडेंट हैव बेट ऑन माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला कि स्टेटिंग दैट बीइंग बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट इज अ ह्यूज प्लस एंड समवन हु सेज दैट ही डिड इट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स देखो, समवन हु सेज दैट ही डिड इट ऑल हिमसेल्फ इज डिल्यूडिंग हिमसेल्फ। जो ये वो सोचता है ना कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं ही तोप हूँ, वो अपने आप को मतलब गलत समझ रहा है, वो डिल्यूडिंग हिमसेल्फ है, वो मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है बेसिकली, और दुनिया को भी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं वो। तो मतलब टाइम अगर होता तो और बातें करता, बट आई थिंक बहुत लंबा हो गया आज का सेशन वैसे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू, जय हिंद।